सो हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस साइड इशिका। सो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज। जो कंपनीज होती है उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पहला मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द एंड रिजल्ट ऑफ योर अकाउंटिंग प्रोसेस। ठीक है, आपने अपनी कंपनी का अकाउंट्स किया, सब कुछ किया, प्रॉफिट लॉस सब कुछ, डेबिट क्रेडिट सारे आपने देखा। ठीक है, सारे एक्सपेंसेस वगैरह, एसेट्स लायबिलिटी सबका हिसाब बनाया। बाद में जो लास्ट में आप जो रिपोर्ट्स बनाते हो, अपनी अकाउंट्स की रिकॉर्ड सारे जो भी बनते हैं ना, बैलेंस शीट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, वो सब कुछ वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या करते हैं? वो आपको अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बताते हैं और आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताते हैं। ठीक है, एज पर सेक्शन 2 ऑफ 40 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन रिलेशन टू अ कंपनी इंक्लूड द फॉलोइंग। फर्स्ट, अ बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट बनती है। देन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, अ स्टेटमेंट ऑफ चेंजिंग इक्विटी इफ एप्लीकेबल। ठीक है, और एक्सप्लेनेटरी नोट्स। ठीक है, एक्सप्लेनेटरी नोट्स क्या होते हैं? जो भी आपने आपने बैलेंस शीट बनाई है, उसमें आपका जो भी हिसाब हुआ होगा ना, उस हिसाब में जो भी आपकी अमाउंट एक आफ्टर सम कैलकुलेशंस आई है, वो कौन सी कैलकुलेशंस की थी ना, वो आपके एक्सप्लेनेटरी नोट्स में आएगा। ठीक है, वन पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी एंड dormant company are exempted from preparing cash flow statements with their financial statements। अब ऐसी 3 कंपनीज होती हैं जिनको वो कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनानी पड़ती अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में। कौन कौन सी? 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी एंड डोरमेंट कंपनी। ठीक है, अब आते हैं फाइनेंशियल ईयर पे। ठीक है, एज पर सेक्शन 2 of 41 of the Companies Act 2013, all companies are required to have a uniform financial year which shall be a period from 1st April to 31st March every year। ये बात अकाउंट्स करने वालों को हमेशा पता होती है कि हमारा फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होता है, 1st of April एंड एंड्स ऑन 31st March। ठीक है, ये फाइनेंशियल ईयर होता है। जो नॉर्मली फॉलो किया जाता है वो कैलेंडर ईयर होता है, फ्रॉम 1st Jan to 31st December। ठीक है, after that only companies which are a holding or subsidiary of a foreign company required to follow different financial year for the purpose of consolidation of its accounts outside India may apply to the tribunal for a different financial year। ठीक है, अब कुछ ऐसी कंपनीज है जिनका जो समटाइम्स यू कैन से MNCs, जिनका जो काम है वो कई बार फॉरेन कंपनीज के हिसाब से चलता है। ठीक है, तो उनका हो सकता है कि उनके फाइनेंशियल ईयर डिफरेंस हो, but the company is operating in India, working from India and are of Indians is उनका जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होगा वो हमेशा कहाँ से शुरू होगा? 1st April and ends on 31st March। ठीक है, values that a company should observe while preparing financial statements। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो वैल्यूज होती हैं, जो एक कंपनी को ध्यान में रखनी चाहिए अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते टाइम, वो क्या होती है? Section 129 of 1 of the Companies Act 2013 requires that the financial statements of a company, ठीक है, shall give a true and fair view of the state of affairs of the company। सबसे मेन एंड इम्पॉर्टेंट बात कि जो भी आपका जो अकाउंट्स आपने रेडी करा है, जो आपकी लास्ट में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, वो ट्रू एंड फेयर है। ठीक है, ये बात हर जगह लेबल होती है कि आपके जो भी अकाउंट्स ने प्रिपेयर किए हैं वो सच्चे हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको ये नहीं करना कि चलो आपका लॉस हो रहा है, इस साल आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो गया तो आपको शायद इफेक्ट पड़ सकता है कि कोई आपका शेयर होल्डर देखेगा या इन्वेस्टर देखेगा तो वो शायद इन्वेस्ट ना करे। तो ये सोचकर आपने ये नहीं करना कि आप ना वो लॉस दिखा ही नहीं रहे हो। नहीं, इट शुड बी ट्रू एंड फेयर। अगर प्रॉफिट ज़्यादा है वो भी दिखाओगे तो आप इजीली दिखाओगे। लॉस कई बार लॉस नहीं दिखाते लोग, या उसको कहीं ना कहीं सेटल एडजस्टमेंट्स कर देते हैं टैक्स बचाने के लिए, कुछ भी करने के लिए। ठीक है, shall compile with the accounting standard notified under section 133 and shall be in the prescribed form given in schedule 3।
ठीक है। सबसे मेन बात, जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो तय किए गए हैं, ठीक है, उसके हिसाब से बनना चाहिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन से सेक्शन में आते हैं, याद रखना, सेक्शन 133, ठीक है। और दूसरी बात, shall be in the prescribed form given in शेड्यूल 3, ठीक है। शेड्यूल 3 में जो भी प्रिस्क्राइब फॉर्म उनकी दी हुई है कि इस हिसाब से प्रिपेयर करना चाहिए। प्रिस्क्राइब फॉर्म यू कैन से अ फॉर्मेट, कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस बनाए तो उसका फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए, तो उसके हिसाब से ही बना होना चाहिए, ठीक है। द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट हैज बीन गिवन इन पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3। बैलेंस शीट का जो प्रिस्क्राइब फॉर्म है वो किस में दिया हुआ है, पार्ट 1 शेड्यूल 3। एंड प्रिस्क्राइब फॉर्म फॉर द प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हैज बीन इन पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3। याद रखना, थ्योरी के शॉर्ट क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन जरूर आता है, आ भी सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो बैलेंस शीट है वो उसका प्रिस्क्राइब फॉर्म कहाँ गिवन है, शेड्यूल 3 पार्ट 1, और प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 शेड्यूल 3, ठीक है। The board of directors shall present the financial statements before the shareholders for the approval at every annual general meeting of the company, ठीक है। अब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ना कंपनी के, जो यू कैन से ऑनर्स या इन्वेस्टर्स कुछ भी, ठीक है, उनकी ड्यूटी बनती है कि अपने शेयर होल्डर्स को वो हर बार अपनी जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है उनमें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाएं। क्यों, शेयर होल्डर का भी आपकी कंपनी में एक शेयर है, ठीक है, वो भी एक पार्ट रखते हैं, तो उनका भी हक बनता है कि अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जैसी भी हैं, अच्छी बुरी जैसी भी हैं, वो जानने का वो पूरा हक रखते हैं, ठीक है। The auditor's report and director's report must be attached to the financial statements of the company. ऑडिटर की रिपोर्ट और डायरेक्टर की रिपोर्ट, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हिसाब से जो भी ऑडिटर की जो रिपोर्ट बनेगी ना, जो डायरेक्टर की जो रिपोर्ट बनेगी वो भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से अटैच होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं, बहुत सिंपल सी बात है, आप अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो वो क्यों बना रहे हो, टू प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर वैल्यू व्यू। अपनी जो कंपनी है उसका जो अकाउंटिंग स्टेटस है, उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो सच्ची दिखाने के लिए कि भाई लॉस भी है, प्रॉफिट भी है, जो भी है वो एकदम सच दिखाने के लिए, ठीक है। सेकेंड, टू प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन, दैट इज एसेट्स, इक्विटी एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। अब आपके बिजनेस में जो भी आपकी एसेट्स हैं, जो आपकी लायबिलिटीज हैं, आपका उधार, आपका सब कुछ, जो आपने किसी को उधार भी देना है, आपने लोन भी रिपे करना है, कुछ भी है, वो सब कुछ भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रॉपरली दिखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड टू पास्ट पीरियड्स एंड हेंस आर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो फ्यूचर के हिसाब से नहीं बनती। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपने जो भी अपना काम करा उसके हिसाब से आप एक रिपोर्ट बनाओगे। रिपोर्ट तो पास्ट ईयर की बनी ना, फिर 2013 31 अप्रैल को आपका एक ईयर स्टार्ट हुआ, 2014 31 मार्च को ख़त्म हुआ। फिर जो आप फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाओगे वो 2013 के हिसाब से बनाओगे ना, तो आपकी जो रिपोर्ट्स हैं वो क्या हुई, पास्ट पीरियड के हिसाब से, ठीक है। सेकेंड, दे आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इमोशंस नहीं आते, उसमें मॉनेटरी टर्म्स आती हैं, ठीक है। ऐसी चीज़ें ही इंक्लूड होती हैं जो पैसों से मेजर करी जाती हैं, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो प्रॉफिटेबिलिटी थ्रू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन थ्रू बैलेंस शीट, ठीक है। जो की प्रॉफिटेबिलिटी होती है ना, वो किस तरीके से दिखाई जाती है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस में आपका प्रॉफिट और लॉस दिखाया जाता है, और बैलेंस शीट में क्या दिखाते हैं, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, आपके लायबिलिटीज और एसेट्स के मेजर, ठीक है। अब यहाँ पे आपके बैलेंस शीट के कैरेक्टरिस्टिक्स स्टार्ट होते हैं। बैलेंस शीट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, इट पोर्ट्रेज द रिलेशनशिप बिटवीन इक्विटी एंड लायबिलिटीज ऑफ द एसेट्स। सिंपल, टोटल ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटीज साइड इज ऑलवेज इक्वल टू द एसेट साइड। आपकी बैलेंस शीट हमेशा मैच होनी चाहिए, आपका जो लायबिलिटीज है वो आपके एसेट से हमेशा इक्वल होना चाहिए, कुछ ज़्यादा कम नहीं। अगर ज़्यादा कम है तो आपकी बैलेंस शीट में दिक्कत है,
इट इज प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट एंड नॉट फॉर अ पीरियड। एक पीरियड के लिए नहीं प्रिपेयर होती है, एक पर्टिकुलर डेट में प्रिपेयर होती है, ठीक है। इट इज ट्रू ओनली फॉर द डेट ऑन विच इट इज प्रिपेयर्ड बिकॉज इवन अ सिंगल ट्रांजेक्शन वुड कॉज अ चेंज इन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एक जरा सा भी चेंज हो जाएगा ना एसेट्स में या लायबिलिटीज में तो पूरी बैलेंस शीट चेंज हो सकती है, ठीक है। इसलिए वो जो बैलेंस शीट बनती है ना वो एक पीरियड के हिसाब से नहीं बनती, एक पर्टिकुलर डेट तय होती है कि इस डेट तक, लाइक अगर मैं कही 31 मार्च तक, ये 31 मार्च तक के हिसाब में 1 अप्रैल को नहीं जाएगा, आगे ये हिसाब नहीं सेम रहेंगे, आगे हिसाब में चेंज होंगे, ठीक है। इट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस अकॉर्डिंग टू द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट याद होगा 11th में पढ़ा था। इसका उस हिसाब से जो हमारी बैलेंस शीट होती है ना वो शो करती है, ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या होता है कि एक कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए चलती है, ठीक है। नेक्स्ट, it is not based on absolute facts but is influenced by accounting assumption and personal judgments। अब जो आपकी वो होगी ना बैलेंस शीट, वो एब्सोल्यूट फैक्ट्स नहीं होंगे, वो इन्फ्लुएंस किससे होती है, आपके अकाउंटिंग एजम्पशन से और आपके पर्सनल जजमेंट से, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट एंड लॉस, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। It matches the revenue and expenses of an enterprise for a particular period in order to determine the profit earned and loss suffered during the period। प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से ही पता चलता है, इसमें अपना प्रॉफिट और लॉस मेजर होता है। इससे ये पता चलता है कि एक साल में या एक पीरियड में वो जो एंटरप्राइज है, वो जो कंपनी है, उसने कितना प्रॉफिट कमाया और कितना लॉस सफ़र किया। इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड एंड नॉट अ पर्टिकुलर डेट। अब ये एक पर्टिकुलर डेट में प्रिपेयर नहीं होती, एक पर्टिकुलर पीरियड में प्रिपेयर होती है, ठीक है। एक पीरियड लाइक एक साल का पीरियड, ठीक है, उस पीरियड के हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, कि इतने पीरियड में आपने कितना प्रॉफिट और लॉस कमाया। इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर अ पास्ट पीरियड एंड हेंस इट इज़ अ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। अभी जैसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं वो पास्ट पीरियड के हिसाब से होते हैं, तो उसी तरीके से हमारी जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो भी पास्ट पीरियड के हिसाब से ही होता है, ठीक है। उसमें हम फ्यूचर डिटरमाइन नहीं करते, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का नेचर क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है, कि होती कैसी है नेचर में, ठीक है। फर्स्ट, रिकॉर्डेड फैक्ट्स। जो फैक्ट्स होते हैं, जो डाटा यूज होता है ना, आर ड्रॉन फ्रॉम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। मैंने एक रिकॉर्ड बनाया, मैंने कुछ भी अपने हिसाब वगैरह किया, उसके हिसाब से मैं अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रही हूँ। मैंने पहले एक अलग जगह में अपने एसेट्स और अपनी लायबिलिटीज देख ली, ठीक है, उसके हिसाब से मैंने अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर करी। तो ये क्या हुआ, रिकॉर्डेड फैक्ट्स, ये उसी टाइम मैंने लिख रही हूँ, ठीक है। ये जो हमारे रिकॉर्ड्स पहले से रिकॉर्ड है उनके हिसाब से हमने बैलेंस शीट रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है। देन आता है accounting conventions। Accounting conventions imply certain fundamental accounting principles which have gained wide acceptance and which are followed while preparing financial statements। For example, to the convention of conservatism, provisions is made in the books for expected future losses, but expected profits are ignored। अब जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है ना, उन पे अकाउंटिंग कन्वेंशंस इम्प्लाई होती हैं। क्यों? क्योंकि वो उसी के हिसाब से, वो जो ग्रेट उनकी एक्सेप्टेंस है कि हाँ वाइड एक्सेप्टेंस है, लोग मानते हैं, जो हमने प्रिंसिपल्स पढ़े थे 11th में, उनके हिसाब पे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की जाती है। इसका एक एग्जांपल उन्होंने दिया है कंजर्वेटिज्म पे, कि वो क्या बताता है कि हम, अगर हमें लगता है कि फ्यूचर में हमारा कोई लॉस होगा तो उसके लिए मैंने प्रोविजन बना लिया, बट मेरे को लगता है कि फ्यूचर में मेरे को कोई प्रॉफिट होगा तो उसके लिए मैं प्रोविजन नहीं बनाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट, पर्सनल जजमेंट। Even though certain accounting conventions are followed while preparing the financial statements, still personal judgments of the accounts play a decisive role in accounting. For example, the accountant has to decide whether the asset is to be depreciated on straight line method, return on value method or some other method, ठीक है। अब जो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे ना, उनमें पर्सनल जजमेंट हर जगह लगती है। अभी बताया वहाँ पे हमने डिस्कस किया था अपनी बैलेंस शीट के हिसाब से कि जो होगा ना, वो ये नहीं है कि सारे ही उसमें एक्चुअल फैक्ट्स हैं, बट आप एक अकाउंटेंट है जो आपकी कंपनी का अकाउंट्स देख रहा है,
अब वो खुद ही डिसाइड करेगा या आपसे डिस्कस करके बताएगा कि जो आपकी एक पर्टिकुलर एसेट है उस पर जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो स्ट्रेट लाइन मेथड से लगेगा या रिटन डाउन वैल्यू मेथड से लगेगा। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो पर्सनल जजमेंट पे भी डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे नेचर ऑफ, यहाँ पे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की थोड़ी बहुत थ्योरी कंप्लीट होती है। ठीक है, इसके बाद हम इनके फॉर्मेट्स वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन, इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।